नमस्कार। फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट के खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जयंती मिश्रा। ज्योतिष, विज्ञान और अंधविश्वास इस पॉडकास्ट को लेकर के हमारे साथ जब मौजूद थे वेदांशु वशिष्ठ, उन्होंने सारगर्भित चर्चा की और आज एक बार फिर से ज्योतिष, उसके उपाय और विज्ञान को लेकर के आपके मन में जो सवाल है उनके हल के साथ हमारे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं वेदांशु वशिष्ठ। मैं वेदांशु से आपको रूबरू कराऊं उससे पहले एस्ट्रो सागा का जिक्र करना भी जरूरी है। एस्ट्रो सागा एक ऐसा मंच जिसकी एक सोच हर घर ज्योतिष, और हर घर ज्योतिष इसलिए क्योंकि अगर आप चाहते हैं ज्योतिष विद्या को पाना, अगर आप बेसिक से लेकर एडवांस तक भी ज्योतिष के अपने एक ज्ञान को लेकर जाना चाहते हैं तो एस्ट्रो सागा के माध्यम से आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। या फिर अपनी परेशानियों को लेकर किसी एक अच्छे सलाहकार, किसी एक अच्छे जानकार, किसी एक अच्छे ज्योतिष की आप सलाह लेना चाहते हैं तो एस्ट्रो सागा के मंच के माध्यम से आप वो भी कर सकते हैं। लाइव टीचिंग्स वहाँ पर है, रिकॉर्डेड क्लासेस वहाँ पर है और उन सभी के माध्यम से आप बहुत सारे सवाल जो आपके मन में हैं जिन्हें पूछ पाना आज के समय में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये नहीं पता कौन सही जवाब देगा और कौन सिर्फ उलझाएगा, लेकिन एस्ट्रो सागा के माध्यम से वो भी कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के वेदांशु से आपको रूबरू करवा देती हूँ। वेदांशु, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। धन्यवाद। वेदांशु, पिछले पॉडकास्ट में हमने आपसे बात की थी ज्योतिष, विज्ञान और अंधविश्वास को लेकर। अंधविश्वास को तो अब हम हटा देते हैं क्योंकि आपने बड़े अच्छे से उस चीज़ को बताया उस समय दूसरे पॉडकास्ट में, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं उपायों की। क्योंकि ज्योतिष के बारे में जब हम देखते हैं, उसके बारे में जब हम गणना करते हैं विज्ञान से उसको जोड़कर, तो उसमें आगे की परिस्थितियों को सुधारने के लिए उपाय बताए जाते हैं, लेकिन उपायों को लेकर भी बहुत असमंजस होता है। मेरा सबसे पहले सवाल यही है कि ज्योतिष के उपाय वेदांशु क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं? सुखार्थ सर्वभूतानां सर्वमत प्रवृत्ति है। हर किसी मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है सुख को पाने की, और सुख को पाने के लिए हम जीवन में हर तरह के प्रयास करते हैं और वो प्रयास ही एक्चुअल में उपाय होते हैं। इसको हम सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि जीवन चलाने के लिए, जीवन जीने के लिए हमको दो विद्याओं की जरूरत पड़ती है। एक होती है पराविद्या, एक होती है अपराविद्या। जैसे मैंने केमिस्ट्री की पढ़ाई की, मैंने केमिस्ट्री में काफ़ी टाइम काम किया, एज अ टीचिंग मेरा प्रोफेशन रहा, तो वो बेसिकली अपराविद्या है। जो भी हम जीवन चलाने के लिए और जो भी कुछ जीवन की हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ अपराविद्या। और दूसरी होती है पराविद्या। कोई भी इंसान कितनी भी पढ़ाई कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ नियमों का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ों को समझना जरूरी है, उनके अनुसार आपको समाज के अनुसार, प्रकृति के अनुसार चलना जरूरी है। तो वो होती है पराविद्या, और पराविद्या ही ज्योतिष है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, अगर उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ होगी तो हम जीवन में निश्चित तौर पर सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, आपने उपायों का तो जिक्र किया, लेकिन वेदांशु मुझे ये बताइए, क्योंकि आज के समय में उपाय बताने वाले भी हजार हैं, उसको लेकर के आगे हम डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन ज्योतिष के उपायों के माध्यम से किस हद तक समस्याओं का निवारण किया जा सकता है, और क्या जिस सेंस ऑफ डिलाइटमेंट या फिर जिस सेंस ऑफ हैप्पीनेस को इंसान या जातक आपके शब्दों में कहें अचीव करने की टारगेट उसका ये है कि वो जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुश रहे, तो क्या इन उपायों के माध्यम से वो पॉसिबल है? अनुकूल वेदनीय सुखम, प्रतिकूल वेदनीय दुखम। जो भी हमारे मन के अनुकूल होता है वो हमारे लिए सुख है, और जो हमारे इसके प्रतिकूल होता है वो हमारे लिए दुख है। एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं कि सपोज एक बंदा है, वो पंजाबी है लेट्स से, और उसका एक फ्रेंड है वो साउथ इंडियन है। उसको बहुत तेज भूख लगती है, वो साउथ इंडिया जाता है, उसको अच्छा खाना नहीं मिलता है क्योंकि दोनों का एकदम कल्चर डिफरेंट है। उसको खाने का मन करता है, भूख भी लगती है, वो अपने दोस्त के घर जाता है। दोस्त का बहुत अच्छा मन करता है कि मेरा दोस्त इतने दूर से आया है, और वो अपने पंजाबी फ्रेंड के लिए बहुत सारे साउथ इंडियन कुजीन बनाता है कि पंजाबी तो वो वहीं खाते ही हैं, आज मैं उनको कुछ डिफरेंट ट्राई कराता हूँ जी। लेकिन आपको खाने का मन कर रहा है पंजाबी फूड, जो आप खाते हैं, लेकिन आपको मिल गया साउथ इंडियन फूड जो आप कई दिनों से खा रहे थे, लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा था, और उस सामने वाले ने भी वही रख दिया। आपके मन के अनुकूल नहीं हुआ। सामने वाले की मंशा बहुत अच्छी थी, उसने बहुत प्यार और बहुत भाव से उस चीज को बनाया, लेकिन वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो ये दुख हो जाता है। एक और चीज से हम समझ सकते हैं कि ये एक रियल इंसिडेंट है। मेरे पास में एक बार एक कपल आया और उन्होंने मुझे अपनी कुंडली दिखाई और कहा कि संतान के बारे में आपसे पूछना है। तो मैंने कहा कि संतान अभी है, तो उन्होंने कहा कि हमारी 2 बेटियां हैं अभी, और हम चाह रहे हैं कि एक बेटा अगर हो जाए तो। मैंने कहा तो कब का आप प्लान कर रहे हैं? तो बोले नहीं आई एम ऑलरेडी प्रेग्नेंट, तो हम आपसे जस्ट पूछने के लिए आए हैं। तो मैंने कहा ठीक है।
तो मैंने कहा आप किसी और के पास भी गए? तो बोले हाँ हम गए थे। तो मैंने कहा उन्होंने क्या बोला? तो उन्होंने कहा कि 50-50 चांसेस है, 50% चांसेस फॉर बेबी बॉय एंड 50% फॉर बेबी गर्ल। मैंने उनकी कुंडली देखी और मुझे क्लियर था उसमें कि उनको बेटा नहीं हो सकता है। अब वहां पर मेरे सामने दुविधा थी, लेकिन मुझे पता था कि क्या करना है, कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा ना कि अगर धर्म को बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो झूठ भी धर्म हो जाता है। तो उस दिन मैंने धर्म निभाया और मैंने उनको झूठ बोल दिया कि आपको बेटा ही होगा, जबकि मुझे साफ दोनों की कुंडली देख करके पता लग रहा था कि उनको बेटा नहीं हो सकता, बेटी ही होगी। एज यूजुअल मुझे पता था क्या होना है। थोड़े टाइम बाद डिलीवरी हुई, फोन आया और उल्टा सीधा बोलना शुरू कि आपको तो कुछ नहीं आता, ये वो। मैंने कहा ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन आप भाई अगर मैं बोल देता हूं उनको कि बेटी होगी और वो अबॉर्शन करा लेते तो उसका पाप तो सिर्फ और सिर्फ मेरे सर पर ही आता, तो मैं वो कभी भी नहीं चाहता था। तो इंसान के अनुरूप अगर चीजें होती हैं तो सुख है और नहीं होती हैं तो दुख है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो क्या ज्योतिष के उपायों के जरिए जिस तरह से आपने कहा उससे ठीक भी किया जा सकता है इनिशियली, अगर जल्दी ही उस चीज के बारे में आपको गणना के तौर पर पता लग जाए तो फिर उपायों के जरिए कैसे अगर प्री डिसाइडेड हो जाए, कुछ चीजें समझ आ जाए तो बिल्कुल बताया जा सकता है और चीजों को रेक्टिफाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया सकता। बहुत सारे जब ज्योतिषीय उपाय किए जाते हैं तो उसमें सबसे मेन चीज होती है मुहूर्त का ध्यान रखना और गोचर का ध्यान रखना। अगर आप समय के अकॉर्डिंग चलेंगे तो चीजें आपके फेवर में होंगी और समय के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो आपके फेवर में नहीं होंगी। लेट्स से आपकी 10 o'clock ट्रेन है, तो यू हैव 3 ऑप्शंस कि आप 10 बजे से पहले स्टेशन पहुंच जाए, हो सकता है आप 10 बजे ही पहुंचे, और या थर्ड ऑप्शन कि आप 10 बजे के बाद पहुंचे। इन फर्स्ट ऑप्शन ये क्लियर है कि आप ट्रेन कभी भी आपसे मिस नहीं होगी, आपको ट्रेन पकड़ ही लेंगे। सेकंड वन इज कि अगर आप 10 o'clock जाते हैं तो 50-50 चांसेस हैं, हो भी सकती है ट्रेन, आप पकड़ भी सकते हो, ट्रेन हो सकता है मिस हो जाए। और 10 बजे के बाद अगर आप जाते हैं तो ये ऑलमोस्ट चांसेस हैं, या हम कहें कि 99% चांस है कि आपकी ट्रेन मिस होगी। लेकिन अगर मान लो उस टाइम पे आपकी किस्मत अच्छी है, जिसको हम बहुत बार बोलते हैं कि यार उसकी किस्मत अच्छी है, और ट्रेन लेट हो गई तो आप ट्रेन पकड़ सकते हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है। और जब भी हम उपाय करते हैं तो उपाय में नियमितता बहुत जरूरी है। और आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे किसी का बैंक में लॉकर है तो उस लॉकर की 2 चाबियां होती हैं, एक कस्टमर के पास होती है, एक मैनेजर के पास होती है। तो जब कभी भी कस्टमर चाहे और लॉकर ओपन करना चाहे तो वो लॉकर ओपन नहीं कर सकता। इन सिमिलर मैनर अगर मैनेजर चाहे तो वो भी लॉकर को ओपन नहीं कर सकता। वो लॉकर तब ही ओपन होगा जब दोनों चाबियां उसमें एक साथ लगेंगी। तो सेम हमारी लाइफ है, रेमेडीज कह लो या हमारे कर्मा कह लो, वो एक चाबी है जो हमारे पास है, और सेकंड वन जो चाबी है दैट इज अबाउट डेस्टिनी, वो हमारे मैनेजर के पास है जो हम सबका मैनेजर है। लेकिन उसके पास तो बहुत सारे कस्टमर हैं, तो वो तो सबके लॉकर में डेली चाबी नहीं लगा सकता। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम तो एटलीस्ट डेली उपाय करें, उनमें नियमितता रखें और नियमित तौर पर हमारे कर्म करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें। तो जिस दिन दोनों चाबी एक साथ लग जाएगी किस्मत पलट जाएगी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाया, और मेरे ख्याल में जो दर्शक इसको समझ नहीं पा रहे होंगे या फिर कोई ना किसी कॉम्प्लिकेशन में होंगे, उन्हें इस चीज़ के बारे में अब जानकारी है। लेकिन वेदांशु मुझे बताइए कि आप तक आपने एक इंसिडेंट्स का जिक्र किया जो हुआ, उस समय किस तरह की डिलेमा में आप थे वो भी आपने बताया, लेकिन आपने सोल्यूशन किस तरह से अपने आप के लिए निकाला वो भी आपने बताया। लेकिन और भी कोई ऐसे केसेस होंगे, कोई ऐसे संस्मरण याद आते होंगे जिसमें उपायों के जरिए कुछ चीज़ें ठीक भी की होंगी, अगर वो हमारे दर्शकों को आप बता पाए 1-2 चीज़ें। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, पर्टिकुलरली उनको डिस्कस करना मैं सही नहीं मानता। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जब भी मैं किसी को उपाय बताता हूं तो वो एक प्रैक्टिस के थ्रू बताता हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने इंस्टेंटली कोई भी उपाय किसी को बता दिया और वैसा ही, वो एक प्रैक्टिस है, एक स्टडी है, बेसिकली पैटर्न को नोटिस है, उसके बाद ही बताया जाता है किसी को उपाय। तो आप तक जो लोग पहुंचते हैं अक्सर किस समस्या के साथ पहुंचते हैं? रिलेशनशिप का हमने पिछले पॉडकास्ट में जिक्र किया था, करियर की समस्या आजकल ऑलमोस्ट सभी को है, करियर नौकरी को लेकर के चाहते हैं। इसके अलावा कौन सी ऐसी परेशानी जिसे आजकल के लोग समझ नहीं पा रहे हैं और उसको लेकर के ज्योतिष का रुख करना चाहते हैं और एक अच्छे ज्योतिषी की सलाह लेना चाहते हैं, उसकी चाह में वो है? अब यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो रिलेशनशिप को लेकर के है, जो कि खुद से बनाई हुई है, या कहें कि वो राहु का माया जाल है। कलयुग पूरा राहु का है। तो राहु का माया जाल, इंसान जैसे हम हमारी लाइफ देखें तो हमारी पूरी लाइफ जो है वो राहु के कंट्रोल में है। हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हम अलार्म से उठते हैं, अलार्म इज मशीन, राहु है। उसके बाद हम सबसे पहला काम करते हैं, फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन क्या है? राहु है।
हम सबसे ज़्यादा चीज़ें जो कांटेक्ट में आते हैं राहु के, हम सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं सोशल मीडिया से, जो कि एक दिखावा है, जो कि एक छल है, एक भ्रम है, वो राहु है। राहु को हम किसी और दिन एक पॉडकास्ट बना सकते हैं, क्योंकि राहु अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो हमारी पूरी जो जर्नी है, पूरी लाइफ है, वो राहु के इर्द गिर्द घूमती है। और रिलेशनशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की अगर आप जड़ में जाएंगे तो उसकी जड़ भी आपको सोशल मीडिया ही मिलेगी। हस्बैंड वाइफ है, झगड़ा किस बात को लेकर के होता है? तुमने स्टोरी नहीं लगाई, तुमने व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाया, इन चीजों को लेकर झगड़ा होता है। तुमने मेरे व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं किया, मेरे व्हाट्सएप पे ये नहीं किया, मेरा स्टेटस पे रिप्लाई नहीं किया। सबसे ज्यादा झगड़ा इन्हीं चीजों को लेकर के होता है, और यही चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करता है। यहीं से कंपैरिजन स्टार्ट होता है। एक कपल ने अपना फोटो लगाया, स्टेटस लगाया। अच्छा, आप अपनी पर्सनल जिंदगी में कैसे बचते हैं इन चीजों से? सेम चीज है, मेरे साथ भी होती है ये चीजें, मुझे भी इन चीजों को फेस करना होता है। बट मेरी वाइफ थोड़ी समझदार है, एंड शी इज टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, तो वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती है, तो प्रॉब्लम्स कम हो पाती है। लेकिन कभी कभी होता है जो जरूरी भी है, आई थिंक सो। अच्छा, आपने रिलेशनशिप का जिक्र किया, लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैंने देखा 5-6 साल से शुरू हुआ है, लोगों की जुबान पर अब एक नाम होता है ईविल आई, जिसे हम नज़र दोष कहते हैं। हालांकि नज़र दोष तो बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं। जब न्यूक्लियर फैमिलीज है तो अब कम है, लेकिन जो संयुक्त परिवार थे, जो बहुत सारे लोग एक साथ थे, तो बार बार माएँ और दादियाँ नज़र उतारती थी बच्चों की, और नज़र उतारने के बाद में भी बहुत टाइम तक उस प्रोसेस को करते थे, हर शनिवार को, मंगलवार को करते हैं। तो ये समझाइए कि नज़र होती क्या है, ईविल आई से आप कह लीजिए, नज़र होता क्या, और उसके बाद में फिर आगे का सवाल मैं आपसे उसी से रिलेटेड पूछूं। नज़र, अगर इसको हम, जैसा कि मैंने कहा कि साइंटिफिकली इसको समझते हैं, तो हर किसी इंसान की अपनी एक एनर्जी होती है। अब एनर्जी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल लेवल पे हम समझते हैं कि एक एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, और हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तो वो एनर्जी को गेन करता है और रिलीज करता है। जब रिलीज करता है तो इन द फॉर्म ऑफ लाइट करता है। तो सेम हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे एटम्स है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स में ये प्रोसेस होता है, तो इंसान का एक स्पेक्ट्रम बनता है। उस स्पेक्ट्रम को हम सब ऑरा कहते हैं, जो हम सब जानते हैं, हम नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं कि यार उस इंसान का ऑरा बहुत गजब है। तो जो ऑरा की जो लेवल्स होती हैं, वो 7 लेवल्स होती हैं, 7 स्टेजेस होती हैं। तो हर किसी इंसान का अपना एक ऑरा है। एक इंसान है, उसके अपना एक ऑरा है, अपना एक स्पेक्ट्रम है, एक दूसरे इंसान का अपना स्पेक्ट्रम है। तो जब हम किसी से मिलते हैं तो 2 ऑरा आपस में टकराते हैं। फिजिक्स में एक टर्म होता है इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस 2 तरीके का होता है। अगर ये स्पेक्ट्रम सेम फेज में मिलता है, दैट इट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब वो अपोजिट फेज में मिलता है, दैट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब हम किसी से मिलते हैं, तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, हमारा ऑरा दूसरे के ऑरा के साथ मैच होता है, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तभी तो हम बोलते हैं कि इसके साथ मेरी वाइब्स बहुत अच्छी हैं, इसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसके घर जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे अच्छी वाइब्स आती हैं। दीज आर अच्छी वाइब्स। इन अपोजिट मैनर की मुझे उस इंसान के साथ अच्छा नहीं लगता। तो बेसिकली ऑरा जब मिलता है, तो वो एक दूसरे को डैमेज करता है, दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और वो हमारा ऑरा जब डैमेज होता है, तो उसी को बोलते हैं हम नज़र लगना। और उसको जब हटाया जाता है, तो डिफरेंट प्रोसेस जो घर पे किया जाता है, कि कोई आग से उसको करता है, कोई पानी से करता है, इस तरह के प्रोसेस किए जाते हैं। और वो हर फैमिली में होता है, आप कितने भी पढ़े लिखे हों, बट उसका साइंटिफिक अगर किसी को नहीं पता है, तो ये उसका लॉजिक है। इसको एक और चीज़ से हम समझ सकते हैं कि जो हमारी प्रकृति है, वो 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। सबसे पहले आता है आकाश, आकाश से बनी है वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। अब जब कभी भी किसी को नज़र लगती है, तो नज़र किस चीज़ से लगती है? या तो किसी ने कुछ बोला, दैट इज साउंड वेव्स, आकाश को रिप्रेजेंट करता है, वाइब्रेशन से। दूसरी चीज़ है कि या फिर उसको टच हुआ, या किसी के टच में वो आया हो, दैट इज एयर, क्योंकि सेंस एयर के थ्रू होता है। तो ये 2 ही चीजें हैं जिनसे नजर लगती है। दृष्टि से, किसी के देखने से। हाँ, देखने से, वही उसी के अंदर आ गया, आकाश के अंदर और वायु के अंदर। तो जब आपको उसको रेक्टिफाई करना है, तो 5 तत्वों का जो फॉर्मेशन का क्रम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑपोजिट फॉर्म करना पड़ेगा। सेम हम वास्तु में यूज करते हैं घर की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। तो अब हमारे पास में आकाश और वायु को डैमेज करने के लिए, उसका नेगेटिव इंपैक्ट दूर करने के लिए, हमारे पास यह है कि हम अग्नि का तत्व बढ़ाएं या जल का तत्व बढ़ाएं। तो जल तत्व में सिंपली हम डेली स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो उससे हमारा ऑरा क्लींस होता है।
और सेम अग्नि स्नान करके, या आपने देखा होगा जो राजस्थान में चलता है कि बत्ती लेकर के और नज़र उतारते हैं और फिर उसको जला देते हैं कि नज़र निकल गई। कुछ लोग मिर्च से करते हैं, कुछ लोग नींबू से करते हैं। ये बहुत सारे प्रोसेस है जिनसे वो किया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली सेम ही फिनोमिना है, सेम प्रिंसिपल है। अच्छा, मुझे बताइए विदांशु, आपने अभी जिक्र किया कि ऑरा जब एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं उसके बाद जो डैमेज होता है उसको नज़र कहते हैं, लेकिन अक्सर कहते हैं कि नज़र अपनों की भी लग जाती है। माँ की नज़र बच्चे को भी लग जाती है, वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा जब प्यार करती है तो उनका तो ऑरा सिमिलर सा ही होता है, वो तो उन्हीं से एक तरीके से उसकी बिल्कुल सिमिलर है। और मैं कहता हूँ कि बच्चे को अगर कोई सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो शायद माँ ही करती है, लेकिन फिर भी माँ की नज़र लग रही है, तो उसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक बच्चा है, बहुत छोटा सा है वो, तो उसका ऑरा बहुत वीक है ऑलरेडी। जब किसी की भी जब कोई भी एक बड़े ऑरा का, बड़ी एनर्जी का पर्सन उसके साथ में आता है, चाहे वो माँ हो या उसके फैमिली मेंबर्स हो, कोई भी हो, तो जब वो आते हैं और कुछ अच्छा बोलते हैं तो बट साउंड वेव्स हैं, तो वो तो बहुत स्ट्रांग है और बच्चे की एनर्जी बहुत वीक है, तो वो उस तरीके से डैमेज होता है। तो वहां भी आपको सेम प्रोसेस करना पड़ेगा और बच्चे के लिए बार बार करना पड़ता है क्योंकि उसका ऑरा वीक होता है। अच्छा, इन सब चीज़ों में आजकल बहुत सारी चीज़ें, जैसे सोशल मीडिया पर ही अगर हम जिक्र कर लें तो ईवल आई के पेंडेंट्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, ये सब चीज़ें कितनी कारगर होती है अगर नज़र को परमानेंटली थोड़े समय के लिए लाइफ से दूर करना चाहें? बिल्कुल, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ब्लैक ऑब्सिडियन का आप उसको वियर कर ले, ब्रेसलेट वियर कर लें, इस तरीके से एविल आई जैसा आपने कहा, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ होती है। घर में भी लोग एविल आई लगाते हैं, या वो कितना सही है, आजकल ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा उस चीज़ को उपयोग में लेने लगे हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आप किसी को पहली बार देखते हैं, जब आप किसी से मिलने गए और आपने देखा, जैसे एक फीमेल का एक डोंट टेक अदरवाइज, फीमेल का मोटो क्या होता है, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करते हैं, ज्वेलरी क्या पहनी है, ड्रेस क्या पहनी है, उन्हीं चीज़ों से वो सामने वाले को जज करते हैं। अगर किसी ने कोई ब्रेसलेट पहना हुआ है तो उसकी नज़र कहाँ जाती है, ब्रेसलेट पे। तो वो जो एनर्जी उसके ऑरा को अफेक्ट करने वाली थी वो बेसिकली एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और वो उसी के ऊपर रह जाती है। अब जैसे ब्लैक ऑब्सिडियन इज ब्लैक इन कलर, तो वो एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो वो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी थी वो वहां पर एब्जॉर्ब हो जाती है, एवल आई के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है, तो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब जब हम नजर का जिक्र करते हैं तो अक्सर हमने पाया भी, लोग कहते हैं कि नजर लगा दी, कुछ करा दिया, कोई तंत्र कर दिया, टोना टोटका कर दिया, तो ये तंत्र मंत्र का कॉन्सेप्ट क्या है, इसे जरा समझाइए, और ये कैसे काम करता है, क्या इसके पीछे भी कोई साइंस, जिस तरह से अभी आपने जिक्र भी किया था नजर में भी साइंस का? बिल्कुल, ये सही है। जैसे हम तंत्र और मंत्र की बात करें तो हम पहले मंत्र को लेते हैं। तो मनन करने पर जो त्राण करे वो मंत्र होता है। जैसे मुझे आपको अगर बुलाना है तो सपोज मैं स्टूडियो आता हूं और मुझे आपसे मिलना है, तो मैं आपको नाम से ही बुलाऊंगा कि मुझे उनसे मिलना है, किसी का नाम ही लूंगा। अगर मुझे आपका नाम नहीं पता है तो मैं दूसरा क्या कह सकता हूं कि सपोज मैंने आपके शो देखे हैं तो कि यार उस शो में आती हैं, ये हाइट है उनकी, इस तरीके से दिखती हैं, कुछ इस तरीके से ही मैं उनको बोलूंगा। तो सेम चीज यहां पर होती है कि जब किसी भी ग्रह, देवता या किसी शक्ति की हम उपासना करते हैं तो या तो उसका नाम लेते हैं जो कि एक शब्द है और शब्दों से ही मंत्र बनता है। तो उस ग्रह, देवता या शक्ति की जो पावर होती है वो शब्द के अंदर होती है, जिसी को हम बोलते हैं बीज मंत्र। ग्रहों के बीज मंत्र होते हैं और बीज में एक विस्फोटक शक्ति होती है, वो किसी भी चीज को अप्लाई कर सकती है, किसी भी चीज को कर सकती है। फिर उसके बाद जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र से क्या होता है, बेसिकली वाइब्रेशंस होते हैं। यहाँ भी एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि बहुत से लोग कहते हैं कि मन हमेशा मन में ही पढ़ना चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए उसकी आवाज, इस तरह से काफी लोग बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो भी मंत्र है उसको एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन में, पर्टिकुलर नंबर में और पर्टिकुलर साउंड के साथ पर्टिकुलर नंबर में हमेशा किया जाता है। अगर आप बात करें तो जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हमें चेंज करती हैं। एक टर्म है ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश इज अ नेगेटिव टर्म, राइट। इसको हम पॉजिटिव टर्म में बोलें, साइंस के लैंग्वेज में एक टर्म होता है न्यूरल एंट्रेनमेंट। तो जब भी हम या मैं इसको सिंपली वे में कहूँ कि हमारी ब्रेन में बहुत सारी वेव्स होती हैं, जो हमारी एनर्जी लूज होती है, हम एनर्जी गेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वो ब्रेन वेव्स उनको हम बोलते हैं, जो बेसिकली 3 तरह की होती हैं। तो ब्रेन वेव्स जो होती हैं वो स्टिमुलेट होती हैं आउटर एनर्जी और लाइट से। तो जैसे ही हम मंत्र पढ़ते हैं तो वो एनर्जी वो ट्रांसफॉर्म होती है, वेव से टकराती है और उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कर देती है। तो जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो उनका प्रभाव यही होता है
कि उससे हमारी मनोदशा बदलती है। और जब कोई भी इंसान लॉन्ग टर्म में मंत्रों का कंटिन्यूअसली उच्चारण करता है, उनको रिसाइट करता है, तो उसकी ब्रेन की पावर बढ़ती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश है, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे कि जैसे जैसे जिन घरों में या जिन बच्चों में या जितने भी लोग हैं जहाँ पर मंत्रोच्चारण कंटिन्यूअसली होता रहता है, उनकी मेमोरी पावर या उनकी ब्रेन की पावर बहुत ही शार्प होती है एज कंपेयर टू अदर वन। सेकेंड हम बात करते हैं तंत्र की। तो तंत्र, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब मैं आया तो मुझे आपका नाम नहीं पता था, तो मैं आपका एक हुलिया बताऊंगा, या मैं कहूँ कि यार मैं कुछ भूल रहा हूँ, मुंह में होते हैं कुछ वाइट कलर के होते हैं यार, खाने को चबाने के काम में आते हैं, तो हर कोई समझ जाएगा कि दांतों की बात हो रही है। तो जो तंत्र है बेसिकली एक एपरेटस है जो हमने बनाया है उस पर्टिकुलर देवता के लिए, शक्ति के लिए या ग्रह के लिए, जिससे हम उसकी आराधना कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी सेम चीज कॉन्सेप्ट आ जाता है जो मैंने पिछले पॉडकास्ट में जिक्र किया था, क्वांटम एंटेंगलमेंट, कि जब भी दो पार्टिकल, और भी कंसाइज वे में समझा देता हूं, कि दो पार्टिकल आपस में किसी भी डिस्टेंस पे हों, वो दोनों हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो जब भी हम तंत्र की बात करते हैं, या इसको हम और भी बेटर वे में दर्शक समझ सकते हैं, वशीकरण की बात करते हैं, तो बेसिकली वशीकरण में यही होता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन का बाल या उसका कपड़ा या कोई भी पार्ट हम लेते हैं, तो वो क्या हो गया, कनेक्शन हो गया, दोनों एक ही बॉडी के पार्ट हैं, तो एक पार्ट से हम दूसरे को कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। सेकेंड वन चीज, इसके अंदर हम एक एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फिजिक्स का ही एक्सपेरिमेंट है, इसी के अंदर मॉडिफिकेशन बाद में हुआ और एक ऑब्जर्वर इफेक्ट जो आया। जब हम किसी भी इंसान को ऑब्जर्व करते हैं तो उसका पैटर्न बदल जाता है, उसका बिहेवियर बदल जाता है। सपोज आप किसी भी जगह पे जाते हैं, आपको पता है वहां पे कैमरा नहीं लगा हुआ, तो आप अपनी मस्ती में मस्त चलते हैं, अपने तरीके से चलते हैं, अपने तरीके से बात करते हैं। लेकिन अगर आपको पता हो कि वहां कैमरा लगा हुआ है, आपको पता है कोई भी नहीं देख रहा होगा, लेकिन कैमरा लगा हुआ है, एक फिजिकल डिवाइस वहां लगा हुआ है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो आपका पैटर्न क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यार कैमरा लगा हुआ है, थोड़ा ढंग से। तो इंसान का जो ऑब्जर्वेशन, जब किसी भी इंसान को हम कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते हैं तो उसका बिहेवियर बदल जाता है। इसी को बेसिकली वशीकरण वगैरह हम बोलते हैं। तो किसी भी इंसान की फोटो से, उसके किसी बाल से, नाखून से, उसके कपड़ों से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये फैक्ट है, दैट इज मंत्र बेसिकली। अब इसके अंदर एक चीज़ आपने सुनी होगी कि कई बार एक पर्सन आया सामने और उसने पता नहीं मुझे क्या हुआ, बहुत से लोग ऐसे एक्सपीरियंस में बताते हैं, और उनके साथ लूटपाट हो गई, अपने एटीएम का पिन उनको बता दिया या कुछ भी हो गया। इंसान कहता है कि मैं देख रहा हूं उसको, मुझे पता ही नहीं, और हो गया मेरे को पता भी नहीं, और उस टाइम पे क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। तो एक होता है डेविल्स ब्रीथ, बेसिकली धतूरा या बुर्गमैंसिया या बेलाडोना, डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स हैं, उन प्लांट से वो प्रिपेयर किया जाता है पाउडर, और वो पाउडर बेसिकली जब किसी के साथ रेस्पिरेशन से अंदर जाता है तो वो थोड़ी देर के लिए अपनी चेतना खो देता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। वो बात कर रहा होता है, बिल्कुल सही खड़ा होता है, सारी चीजें हैं, बट उसका ब्रेन उसके कंट्रोल में नहीं होता, वो सामने वाले के कंट्रोल में होता है, और उस टाइम पे उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है तंत्र और मंत्र को लेकर के। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि अक्सर लोगों को इस चीज़ के बारे में कंप्लेन करते हुए सुना है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन भी था कि इस तरह के लोगों से कैसे बचा जाए। वेदांशु, मुझे ये बताइए, क्योंकि आप उपाय भी जब लोगों को बताते होंगे, आपके जो जातक हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो पहुंचते होंगे, उन उपायों को करने से पहले आपने उन्हें अपनी पर्सनल जीवन में या फिर खुद की परेशानियों में कभी ऐसी कोई परेशानी होगी तो टेस्ट किया होगा, उनका प्रभाव देखा होगा, और उसके बाद उन तक वो उपाय आपने बताया होगा? बिल्कुल, जो भी उपाय मैं बताता हूँ, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि मैं एक पर्टिकुलर पैटर्न से और कंटिन्यूस प्रैक्टिस से उन चीज़ों को बताता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने और मेरी वाइफ ने कुछ सॉल्ट्स प्रिपेयर किए हैं, मार्केट में भी आपको बहुत सारे सॉल्ट्स मिल जाएंगे, और उन सॉल्ट्स का हमने बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद हमने लोगों को देना शुरू किया। तो एक रियल इंसिडेंट है, केस है मेरी क्लाइंट का, कि वो आई हमारे पास में, वो बेसिकली मेरी वाइफ के पास कंसल्ट करने के लिए आई थी। तो उन्होंने भी टैरो ओपन किया, न्यूमरोलॉजी चेक किया, और फिर मुझसे भी कंसल्ट किया। तो उन्होंने बताया कि वो 1 महीने से सोई नहीं है। ये बहुत सिंपल होता है, किसी भी इंसान के साथ जब राहु की महादशा, अंतरदशा या शनि की ढैया, 7.5 या महादशा स्टार्ट होती है, तो इंसान के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो प्रॉपर नींद नहीं ले पाता। तो वो इवनिंग के टाइम आई थी, तो मैंने वाइफ को बोला कि इनको वो सॉल्ट राहु वाला दे दो। हमने सारे प्लैनेट्स के लिए अलग अलग सॉल्ट बनाए हैं, कि वो सॉल्ट दे दो,
फिर मैंने उनको एक रेमेडी बताई कि आप घर जाना, ये एक यूनिवर्सल रेमेडी है राहु के लिए। जो लोग भी राहु से परेशान हैं, जिनकी राहु की अंतर्दशा है, कुछ भी चल रहा है, महादशा चल रही है और प्रॉब्लम है, तो एक बहुत ही अच्छा उपाय है राहु के लिए कि आप घर के टॉयलेट साफ करना शुरू कर दें। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है तो आप पब्लिक टॉयलेट को साफ करना शुरू कर दें। मैं 100% कह सकता हूं कि उसका राहु का नेगेटिव इंपैक्ट आपकी लाइफ से चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैंने उनको भी ये बोला कि अभी आप घर जाना, अपने घर के टॉयलेट साफ करना, जितने भी टॉयलेट है सबको साफ करना। उसके बाद इस सॉल्ट को आप पानी में डालना और इससे आप नहाना, आपको रियल में इंपैक्ट लगेगा। सेम चीज उन्होंने की और अर्ली मॉर्निंग उनका कॉल आया। उनको मॉर्निंग में 5 o'clock ट्रेन पकड़नी थी, तो उन्होंने क्लियरली बोला कि इतनी अच्छी नींद शायद मुझे पिछले 1 महीने में नहीं आई, या शायद कभी भी नहीं आई, और अगर ट्रेन नहीं होती तो मैं पता नहीं शायद 10 बजे भी उठती। तो ये एक इम्पैक्ट था। तो इस तरीके से हम चीज़ों को बनाते हैं। जैसे ब्रेसलेट किसी को देना है तो हम ब्रेसलेट पहले टेस्ट करते हैं। तो टेस्टिंग के लिए सपोज कई बार मैंने ही वियर कर लिया, तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वाइफ के साथ या अपने आसपास। कोई क्लाइंट आया तो उसको दे दिया, किसी को दे दिया कि ये शॉप पे आप रख लो, ये ब्रेसलेट वियर कर लो। फिर उनसे एक्सपीरियंस पूछा कि क्या एक्सपीरियंस रहा, फिर वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, ग्रह दशा हम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम रेमेडीज लोगों को बताते हैं। अच्छा विधांशु, ये बताइए, क्योंकि सभी ग्रहों की और परेशानी का उपाय हालांकि आप जैसे जो जानकार लोग हैं वो तो देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आजकल 30 सेकंड की रील में, ये मेरा सवाल नहीं है, दर्शकों का सवाल हो सकता है, क्योंकि आसानी से उनको 30 सेकंड की रील में स्क्रॉल करते करते 10 तरह के उपाय दिख जाते हैं। तो आप तक, या फिर आप जैसे वो लोग जो साइंस के साथ, तर्क के साथ अपने ज्ञान को बताते हैं, उन तक कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे? अगर उपाय सोशल मीडिया पर अवेलेबल है तो वो कितने सार्थक हैं, कितने ठीक हैं? सबसे पहली चीज़ तो सोशल मीडिया पर जितनी भी रेमेडीज हैं वो कभी भी वर्क नहीं करेंगी, या मैं कह सकता हूं कि कभी कभी कर सकती है। और ग्रह दशा आपकी उसके अकॉर्डिंग है। जैसा कि हमने कहा कि नियति, तो नियति जब आप जहां होने चाहिए, जिसके पास होनी चाहिए, जिस कर्म को करनी चाहिए, आप वही कर रहे हैं। तो सिम उपाय है। आपकी लाइफ में जब चेंज आना है, अगर उपाय से आना है, तो जब आप किसी के पास जाएंगे आपको करेक्ट रेमेडी मिलेगी, तभी वो चीज़ कर सकते हैं। किस्मत अच्छी है आपकी, सपोज आपकी डेस्टिनी बहुत जल्दी काम कर रही है और आप सोशल मीडिया से उपाय देखते हैं और हो जाता है, वेल एंड गुड। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया से देख करके नहीं की जा सकती। जैसे मैं 1-2 रेमेडीज़ की बात करता हूँ। अगर किसी की जन्म कुंडली में 10th भाव में राहु हो, 4th भाव में चंद्रमा हो, इंसान कुंडली देख लेता है आजकल सोशल मीडिया के थ्रू कि मेरे कौन से भाव में क्या है। हमारे पास भी कोई आता है तो वो सारी चीज़ें बता देता है, मेरे इस भाव में ये है, उसका ये इम्पैक्ट होगा, ये इम्पैक्ट होगा। 10th में राहु है तो मैं पॉलिटिक्स में जाऊँगा, एक मतलब फिक्स पैटर्न है। तो वो देखते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो वो किसकी रेमेडी करेंगे, राहु की करेंगे या चंद्रमा की करेंगे अगर परेशानी चल रही है तो। बट एक्चुअल में उस कंडीशन में रेमेडी ना तो राहु की होगी और ना ही चंद्रमा की होगी। उस कंडीशन में रेमेडी होगी मंगल की। अब ये चीज़ लोगों को पता नहीं है। सेम केस अगर मैं बात करूं तो कि भाई अगर आपका 4था भाव वीक है, मतलब 4था भाव होता है सुख का भाव, तो आपकी लाइफ में आप सुख फील नहीं कर पा रहे, तो या फिर 4था भाव वीक हो, या 4थे भाव में सूर्य, चंद्रमा और मंगल तीनों एक साथ बैठे हों, या 10th भाव में बैठे हों, तो इंसान ऑब्वियसली इन सब की या तो भाई चतुर्थेश का जो स्वामी है उसकी रेमेडी करेगा, या सूर्य की करेगा, चंद्रमा की करेगा, मंगल की करेगा, या 10th भाव के स्वामी की करेगा, या जिसकी अंतर्दशा महादशा चल रही है उसकी करेगा। एक्चुअल में जब ये सिचुएशन होती है तो इस कंडीशन में आपका शनि खराब हो जाता है, तो आपको रेमेडी करनी है शनि की। अब शनि की बहुत सारी रेमेडीज ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल है, बट इस पर्टिकुलर कंडीशन में केवल एक ही रेमेडी काम करेगी। और उसके लिए ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि जब 4था भाव वीक हो, सूर्य चंद्र मंगल 4थे भाव में हो, 10th भाव में हो, तो शनि अंधा हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो शनि अंधा मीन्स आपके सारे ग्रह अंधे हो जाते हैं, कोई भी ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। तो उस कंडीशन में अगर आप जो दृष्टिहीन लोग होते हैं उनको खाना खिलाना शुरू करें तो वो आपको पॉजिटिव इंपैक्ट देना शुरू होगा। 10th भाव में बुध हो, तो अगर 10th भाव में बुध है तो आपको शनि को अच्छा रखना पड़ेगा। शनि को अच्छे रखने के लिए जितने उपाय हो सकते हैं वो करने पड़ेंगे। आपको उपाय बुध के नहीं करने, आप शनि के जितने अच्छे उपाय करेंगे बुध अपने आप अच्छा होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो एक प्रैक्टिस से बहुत सारे ज्योतिषी इसको जानते हैं, समझते हैं और वो कर लेते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं तो ये चीज़ें नहीं होती। एक मोस्ट सिंपली वे में हम समझ सकते हैं कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास नहीं जाते। लेकिन अगर हम केमिस्ट के पास जाएं तो दवाई तो वो भी दे देगा, नॉलेज तो उसको भी है, लेकिन हमको पता है कि डॉक्टर इज द राइट पर्सन।
तो सेम चीज वो उपाय सोशल मीडिया के वर्क नहीं कर पाते, वो आपको कोई ज्योतिषी बताएगा तभी हो पाएंगे। दूसरा, उपायों के लिए नियमितता जरूरी है, उसके लिए संकल्प जरूरी है और एक रेगुलरिटी जरूरी है। जब भी कोई उपाय किया जाता है तो एक संकल्प लिया जाता है। बिना संकल्प के आप कोई भी उपाय करेंगे तो वो कभी भी वर्क नहीं करेगा। सपोज आपको कोई डोनेशन करना है, आपने डोनेशन कर दिया लेकिन वो आपके काम नहीं आएगा। आपने सूर्य का डोनेशन किया, ठीक है, वो एक डोनेशन है जस्ट सिंपली कि अगर आपने एक लेटर लिखा, उस पर एड्रेस नहीं लिखा तो वो कहाँ जाएगा। लेकिन अगर आपको जब भी लेटर लिखना है तो आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो जब भी आप कोई ग्रह का उपाय करते हैं तो आपको पहले संकल्प लेना होगा कि मैं इस ग्रह के बुरे प्रभाव या अच्छे प्रभाव दोनों के लिए किसके लिए मैं उपाय कर रहा हूं और उसका बेस्ट रिजल्ट मुझे मिले। जब भी किसी ग्रह का उपाय बढ़ाना होता है, उसकी पावर बढ़ानी होती है, तो इसको हम साइंस में बोलते हैं एंट्रोपी, एक टर्म है थर्मोडायनेमिक्स का। तो एंट्रोपी वाले प्रोसेस हमको करने पड़ेंगे। अगर हमको किसी ग्रह की नेगेटिविटी को रिमूव करना है तो हमको उस ग्रह से रिलेटेड दान करना पड़ेगा, डोनेशन करना पड़ेगा, तब हम उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को दूर कर पाएंगे और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ले पाएंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो दर्शक मोस्टली सोशल मीडिया से करते हैं, उन्हें नहीं पता होती। तो अगर वो प्रॉपर वे में जाएंगे, किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, अनुभवी ज्योतिष के पास जाएंगे, तो 100% उन्हें बेनिफिट होगा। वेदांशु, मुझे आप जनरल उपाय बताइए, कुछ कुछ जो समस्याएं आजकल नजर आ रही है दर्शकों के लिए वो आसान होगा, क्योंकि आज के इस दौर में एक स्क्रॉल पर तो सभी कुछ अवेलेबल है, लेकिन क्या सही है क्या गलत वो आपने बताया। कुछ जनरल उपाय अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं आपके जरिए। जनरल उपाय की बात की जाए तो एक बहुत सिंपल चीज़ से हम इसको समझ सकते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में राहु से रिलेटेड परेशानी चल रही है तो वो बुध का उपाय कर सकता है। अगर राहु और बुध की वजह से प्रॉब्लम चल रही है तो उसको अच्छा करने के लिए शनि को अच्छा किया जा सकता है। जब भी हमें कुंडली में राहु, बुध और शनि को अच्छा करना होता है तो हम मंगल का उपाय कर सकते हैं। जब राहु, बुध, शनि और मंगल को अच्छा करना होता है तो हम शुक्र का उपाय कर सकते हैं। जब हमें राहु, बुध, शनि, मंगल और शुक्र को अच्छा करना होता है तो हम गुरु का उपाय कर सकते हैं। राहु, बुध, शनि, मंगल, शुक्र, गुरु को अच्छा करने के लिए हम चंद्र का उपाय कर सकते हैं। और बाकी के सारे ग्रह जितने भी जिनको अच्छा करना है आपको, उनके लिए एक ही रेमेडी है, सन की रेमेडी। अगर आप सूर्य की रेमेडी करते हैं तो आप 100% सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको ठीक कर सकते हैं। इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैंने किसी को बताया कि सुबह जल्दी उठना है, सूर्य को जल चढ़ाना है, सूर्य नमस्कार करना है, तो वो क्या करेगा कि उसके लाइफ में एक रूटीन बनेगा। रूटीन बनेगा तो वो उसको चीज़ें फिर अच्छी लगने लगेंगी। जो भी इंसान मॉर्निंग में जल्दी उठता है उसको लाइफ हमेशा पॉजिटिव ही दिखती है। ये भी तत्वों को बैलेंस करने का एक तरीका है। तो मॉर्निंग में जल्दी उठना तो उसको एक हैप्पीनेस मिलेगी, थोड़े दिन बाद उसको चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी और उसकी लाइफ एक ट्रैक पे आ जाएगी। जैसे एक रियल इंसिडेंट है, मैंने एक मेरे क्लाइंट को बताया कि भाई ये प्रॉब्लम चल रही है तो आप ये उपाय कीजिए। तो कुछ टाइम बाद मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या रहा, आपने उपाय किया? तो बोले हाँ मैं उपाय कर रहा हूँ, आपने बताया था सूर्य को जल चढ़ाना है और गायत्री मंत्र का जाप करना है। ठीक है, तो कैसा क्या रहता है कि रात को मुझे नींद नहीं आती तो मैं सुबह लेट उठता हूँ, तो करीब 10 बजे मैं उठता हूँ, फिर मैं सबसे पहले नहाता धोता हूँ, सूर्य को जल चढ़ाता हूँ और उसके बाद में फिर मैं दीपक जला करके और गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ। अब ये चीज़ उपाय उसको पता है, मैंने बताया, उसने संकल्प ले लिया, लेकिन ये जो उपाय करना था वो एक प्रॉपर वे में करना है। जब भी सूर्य को जल चढ़ाना होता है तो सूर्योदय के विदिन आवर चढ़ाना होता है। सबसे बढ़िया टाइम होता है सूर्योदय के समय चढ़ाना हो, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाते हैं तो विदिन 1 आवर आप सूर्य को जल चढ़ाएं, तभी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको मिलेगा और आपके जीवन में चीजें अच्छी होंगी, सारे ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ठीक है वेदांशु, क्योंकि अब पॉडकास्ट के अंतिम भाग में हम पहुंच गए हैं, तो आज के पॉडकास्ट में जिसमें हमने ज्योतिष की बात की, उपायों की बात की और विज्ञान की बात की, हमारे दर्शकों के लिए कोई संक्षिप्त मैसेज आपकी ओर से? संक्षिप्त मैसेज तो बस यही है कि आप ज्योतिष पर भरोसा रखें, ज्योतिषी पे भरोसा रखें और अगर उपाय करते रहते हैं तो 100% आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी और उन परेशानियों से लड़ने की शक्ति आपको मिलेगी। सारे ग्रह आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। बस ज़रूरत है तो विश्वास की, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ भी नहीं हो सकता है। जब हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो हम विश्वास के साथ ही जाते हैं। अगर हम विश्वास के साथ नहीं जाते हैं तब हमें उस बीमारी में भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो सेम चीज़ ज्योतिषी के साथ है, अगर भाव के साथ जाएंगे, भाव के साथ उपाय करेंगे, चीज़ें अच्छी होंगी, ऑब्वियसली आपकी लाइफ सुखी और समृद्धशाली होगी। तो ये थे वेदांशु वशिष्ठ, जिन्होंने
ज्योतिष, उपाय और विज्ञान के बारे में आज एक बार फिर से पॉडकास्ट के जरिए हमारे साथ चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि चर्चा सार्थक रही होगी। जो बातें उन्होंने कही है, जो उपाय उन्हें बताए, उपाय करने का जो तरीका बताया, वो भी आपके लिए कारगर साबित होगा। उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगेगा और अगर और भी कोई सुझाव है तो आप हमें बता सकते हैं। अगले पॉडकास्ट पर उस पर बात होगी। अगले पॉडकास्ट में एक बार फिर से होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।